हेलो एवरीवन, जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज में ये मुगल साम्राज्य का पार्ट 3 है और अभी तक जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकता है। और जो हमारे साथ पहली बार आए हैं वो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को क्लिक करने से आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो अपने फ्रेंड के साथ और ऑल स्टूडेंट के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी अधिक से अधिक लाभ ले सके। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पार्ट 3। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। देखिए, शाहजहां द्वारा 1654 में जो है आगरा का जो किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और ये आगरा के किले की सर्वोत्कृष्ट इमारत कही जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 237 फुट है तथा इसकी जो चौड़ाई है 187 फुट है। ठीक है, जो मोती मस्जिद है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है और पारसी ब्राउन के अनुसार जो ये मस्जिद है वो मुगल वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ कृति कही जाती है। तो जो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी वो आगरा के किले के अंदर बनवाई थी। ठीक है, राइट आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा वो है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया। देखिए, 16वीं शताब्दी में सिख संप्रदाय की स्थापना की गई गुरु नानक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, उनके बाद जो गुरुत्व का पद था वो पैतृक हो गया। ठीक है, तो जो तेज बहादुर थे जो कि 8वें जो गुरु थे हरकिशन, उनके पुत्र थे तेज बहादुर, उन्होंने क्या किया, कश्मीर के जो प्रांतीय शासक थे उनके धार्मिक अत्याचारों का विरोध किया, वहाँ के ब्राह्मणों को इस विरोध के लिए उत्साहित किया और गुरु ने कुछ मुसलमानों को सिख बना लिया। ठीक है, इससे क्रुद्ध होकर जो औरंगजेब थे इन्होंने इनको दिल्ली में पकड़वाया, मतलब बुलवा कर पकड़वाया और इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने का विरोध किया। इसकी वजह से औरंगजेब ने दिल्ली में इनको कैद करवाया और 1765 ईस्वी में इनका वध करवा दिया गया। ठीक है, और इनके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है, उन्होंने अपना सिर दिया सार न दिया। ठीक है, तो जो गुरु तेज बहादुर थे उनका वध औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए, ताजमहल जो है वो एक भव्य मकबरा है, ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन रहेगा। इसका निर्माण जो सम्राट थे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था, इस हिसाब से ये ऑप्शन भी सही है और इन्होंने इसका निर्माण करवाया था अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में। ठीक है, और यह जो फोर्ट है, यह जो मकबरा है ताजमहल, वो आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो रॉन्ग है, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया गया था, यह कथन सही नहीं। इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि उन कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्ण नहीं है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा किया था। देखिए, 26 जून 1539 में हुमायूं और जो शेर खां थे उनकी सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर यह संघर्ष हुआ और इसमें हुमायूं की अपनी कुछ गलतियों के कारण वह इस युद्ध को हार गया। ठीक है, और संघर्ष जब हुआ तो मुगल सेना की जो है काफी तबाही हुई। ठीक है, और हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिस्ती का सहारा लिया और किसी तरह उन्होंने क्या किया, जो कर्मनाशा नदी थी उसको पार करके अपनी जान बचाई और जिस भिस्ती की सहायता से चौसा के युद्ध में हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी उससे उन्होंने एक दिन का दिल्ली का वास्ता बना दिया था। ठीक है, और फिर शेर शाह जो थे, पहले शेर खां के नाम से पहले इनका नाम शेर खां था, फिर उन्हें चौसा युद्ध जीतने के पश्चात जब इनका अभिषेक का समय आया तो उन्होंने स्वयं को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया और साथ ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के ढलवाने का भी आदेश दिया। तो 1539 में चौसा के युद्ध में
शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? देखिए मनसबदारी प्रणाली जो अरबी भाषा का शब्द है मनसब, उसका अर्थ है पद, ठीक है। और मनसबदारी व्यवस्था की जो प्रथा है वो खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई थी और चंगेज खां और तैमूर ने इसका विकास किया था। इस प्रकार जो मुगल सम्राट थे अकबर, इन्होंने मनसबदारी की जो प्रेरणा है वो मध्य एशिया से ग्रहण की थी। और मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रणाली या प्रथा पर आधारित थी। और अकबर द्वारा इस जब प्रथा को आरंभ किया गया था तो इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा पद प्रदान किया जाता था जो इनकी शाही सेना में होते थे, ठीक है। और जब इन्हें जो पद दिया जाता था उस पद को मनसब कहा जाता था और पद ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था मनसबदार और इस प्रणाली को कहा जाता था मनसबदारी प्रणाली, ठीक है। मनसब प्राप्त करने के उपरांत जो व्यक्ति है वो शाही दरबार में उसकी प्रतिष्ठा, स्थान और वेतन का सबको ज्ञान होता था। और जो संभवतः अकबर है उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था जो है, जो मंगोल नेता थे चंगेज खां, ठीक है, जो मंगोल नेता थे चंगेज खां, उनकी जो दशमनव प्रणाली थी उस पर आधारित थी मनसबदारी प्रणाली, जो कि सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? देखिए जो शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, उन्होंने भगवत गीता, ठीक है, और योग वशिष्ठ और 50 अन्य जो उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद कराया था। साथ ही उन्होंने मुस्लिम जो संत थे उनकी जीवन कथा भी लिखी थी, ठीक है। जो गीता है उसका फारसी में अनुवाद दारा शिकोह जो कि शाहजहां के पुत्र थे इनके द्वारा करवाया गया था। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? देखिए जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, अकबर ने मेवाड़ को अपने पूर्णतः जीतने के लिए अप्रैल जो है 1576 में आमेर के जो राजा थे मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा, ठीक है। और इन दोनों सेनाओं के मध्य जो गोंगुड्डा है उसके निकट अरावली की पहाड़ी में हल्दी घाटी नामक एक शाखा है, वहां पर इनके मध्य युद्ध लड़ा गया, ठीक है। अकबर की सेना और जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप उनके मध्य, ठीक है। और ये जो युद्ध है इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए, ठीक है। उनकी जान झाला के जो नायक थे निस्वार्थ भक्ति के कारण बच गई, क्योंकि उसने अपने को राणा घोषित कर शाही दल के आक्रमण को अपने ऊपर ले लिया था, ठीक है। और राणा ने जो अपने घोड़ा था चेतक उस पर सवार होकर वो पहाड़ियों की तरफ भाग गए और वहां जाकर उन्होंने आश्रय लिया। लेकिन ये जो अभियान था वह इस अभियान के बाद भी वे मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाए और ये बिना उसी के समाप्त हो गया, बिना पूर्ण अधिकार के ही ये जो अभियान था हल्दी घाटी का युद्ध था वो समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? देखिए औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मोहम्मद मुज्जम, ठीक है, शाह आलम और कामबख्श तथा अकबर द्वितीय, ये जो थे इनके 4 पुत्र थे। और उत्तराधिकारी के लिए जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध शुरू हो गया, जिनमें जो राजकुमार थे मुज्जम वो विजयी रहे और उसने बहादुर शाह के नाम से जो मुगल साम्राज्य था उसकी गद्दी को संभाला। तो हमारा जो आंसर है वो है मुज्जम, जिन्होंने किसके नाम से शासन किया था? बहादुर शाह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए भारत में जो बीवी का मकबरा है उसे 1674 ईस्वी में जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब उनके द्वारा जो महाराष्ट्र है उसके औरंगाबाद नामक शहर में बनवाया गया था और इसको उन्होंने अपनी बेगम रबिया दौरानी की स्मृति में बनवाया था, जिसे जो कि बीवी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो बीवी का मकबरा है वो बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद इस मकबरे के माध्यम से जो मुगल स्थापत्य कला थी उसके पतन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब ने भी किसी भी प्रकार की श्रेष्ठ इमारत का निर्माण नहीं करवाया, केवल उन्होंने जो दिल्ली की मोती मस्जिद थी उसके अधूरे कार्य को पूरा किया और उनके द्वारा बीवी का मकबरा बनाया गया, ठीक है।
इस तरह धीरे धीरे औरंगजेब के बाद जो मुगल स्थापत्य कला थी वो स्पष्ट रूप से उसका पतन होने लगा। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा औरंगाबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, उनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में। ठीक है, और उन्हें दौलताबाद से लगभग 6 मील दूर खुलदाबाद में स्थित सूफी शेख जैनुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया था। ठीक है, और इस कब्र को औरंगजेब ने अपने जीवन काल में स्वयं ही निर्मित करवाया था। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। देखिए बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे तथा जहांगीर, इन दोनों के द्वारा स्वयं अपनी आत्मकथाएं लिखी गई थी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं बाबर ने जो अपनी मातृभाषा थी तुर्की उसमें लिखा था। ठीक है, बाबर जो था गद्य का प्रसिद्ध लेखक माना जाता था और फारसी और अरबी भाषा का भी उनको ज्ञान था। और तथा जो जहांगीर है उन्होंने तुजुक ए जहांगीरी, जो कि उन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी उनकी आत्मकथा। तो ये दोनों जो मुगल सम्राट थे बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने अपनी आत्मकथाओं को लिखा। बाद में जो बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो जॉन लैडन तथा विलियम स्कन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लैंड की रानी थी एंजेला बूथ प्रथम, उनके समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1600 ईस्वी में। और उस समय जो भारत में मुगल बादशाह थे वो थे अकबर, जिनका कार्यकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो 1600 ईस्वी में जब इसका गठन हुआ उस समय भारत में जो मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। ठीक है, राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। देखिए 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम वंश थे लोधी वंश, उसके जो सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, पानीपत के युद्ध में उनके पराजित होने के पश्चात ही भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। और इस वंश के जो संस्थापक हैं वो होते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और मुगल बादशाह, प्रथम मुगल बादशाह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। देखिए पहली जो अकबर की राजधानी थी वो थी आगरा, परंतु अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद जो सूफी संत थे सलीम चिश्ती, उनकी सम्मान के लिए उन्होंने जो अपनी राजधानी थी आगरा उससे उन्होंने उसे स्थानांतरित करने का फैसला किया और उन्होंने एक नया शहर स्थापित किया फतेहाबाद, और बाद में उस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। ठीक है, और प्रथम जो राजधानी थी वो थी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। देखिए मुगल सम्राट अकबर के पुत्र जिन्होंने अकबर के बाद 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया और उनकी मृत्यु हुई थी 7 नवंबर 1627 ईस्वी को, और उनकी मृत्यु भीमाबाद नामक स्थान पर हुई थी और उन्हें सहदरा जो बाग है वहां पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया था लाहौर में। ठीक है, तो उनकी जो कब्र है वो लाहौर में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? लाहौर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। देखिए बौद्ध एवं हिंदू कला शैली के प्रभाव वाला जो दीवान खास था वो 47 फुट
का एक वर्गाकार भवन था और इस भवन के मध्य में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर जो बादशाह अकबर थे वो अपने जो कर्मचारी थे उनकी बहस को सुनता था। ठीक है, और यही जो दीवाने खास था वही अकबर का प्रसिद्ध क्या था, इबादत खाना था, जिसे अकबर ने 1557 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। और प्रत्येक बुधवार की संध्या को अकबर जो है विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य थे उनसे इसमें चर्चाएं करता था। लेकिन पहले है ना, ये जो चर्चाएं होती थी वो केवल इस चर्चा में केवल इस्लाम धर्म के लोग ही शामिल होते थे। लेकिन 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, उनको आमंत्रित किया जाने लगा और जो इबादत खाना है उसका शाब्दिक अर्थ है पूजा गृह। ठीक है, और यहाँ पर एक कक्ष में, यहाँ पर एक वर्गाकार कक्ष में यहाँ पर ज्योतिषों की बैठक के लिए भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो जो इबादत खाना है वो राइट आंसर है। यहाँ पर अकबर द्वारा धार्मिक विचार विमर्श किए जाते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है? देखिए, जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, इन्हें एक महान निर्माता कहा गया। ठीक है, उन्होंने कई शानदार भवनों का निर्माण करवाया। इसी कारण से जो बहुत विद्वान थे उन्हें इंजीनियरिंग किंग या प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारते थे। ठीक है, ताजमहल जो कि निर्माण कला का रत्न के रूप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, खास महल, ठीक है, और कई अन्य इमारतों का भी निर्माण करवाया। और उनके समय को जो है सफ़ेद जो संगमरमर है उसके प्रयोग का चरम उत्कर्ष कहा गया है। ठीक है, और उनके समय में जो संगमरमर है वो जोधपुर के मरकाना नामक स्थान से बनता था। ठीक है, तो इस तरह जो शाहजहां है वो राइट आंसर है। निर्माताओं का राजकुमार या भवनों का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां जिन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, उनके समय में कई विदेशी यात्री भारत आए, जिनमें एक इटली के यात्री थे निकोलो मनुची। यहाँ पर मनुकी कहा गया है लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या है, मनुची। ठीक है, निकोलो मनुची ये मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने कई घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिनमें उत्तराधिकारी का युद्ध था उसके ये प्रत्यक्षदर्शी थे। ठीक है, और उनकी एक कृति थी जिसमें उन्होंने समकालीन जो इतिहास है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जो कि थी स्टोरियो डी मोगोर। ठीक है, इस नाम से उनका यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब तथा शाहजहां के शासनकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण विवरण किया है। तो जो मनुची थे, निकोलो मनुची, यहाँ पर वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि टॉमस रो, विलियम हॉकिंस और इबन बतूता ये किस समय और किनके शासनकाल में भारत आए थे? ठीक है, ये आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।